नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल मनोविज्ञान के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लगभग 20 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और साथ साथ दोस्तों आप अपना आंसर वो देते रहिए। इससे पहले एक टेस्ट सीरीज़ पहले हमने अपलोड की थी। तो दोस्तों समय नहीं मिलने की वजह से जल्द से जल्द हम जो टेस्ट सीरीज़ है वह अपलोड नहीं कर पाते। तो चलिए यहाँ पे अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे और जो आज की टेस्ट सीरीज़ है बाल विकास मनोवैज्ञानिक के जो 20% हैं उनके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक है वह कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, स्किनर, विलियम जेम्स, वुडवर्थ और वाटसन। तो दोस्तों आपको अपना आंसर देना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है आपके कितने आंसर आपके सही हुए, कितने परसेंट आपने यहाँ पे करेक्ट किए। जैसा कि दोस्तों आपके लगभग 1 महीने का सेस टाइम रह चुका है, आपका एग्ज़ाम लगने वाला है 25 अप्रैल को। ठीक है, तो आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक है दोस्तों वह कौन माने जाते हैं? तो वह माने जाते हैं दोस्तों विलियम जेम्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर दोस्तों विलियम जेम्स। इसी के साथ दोस्तों आपको पता होगा कि वाटसन दोस्तों जो आधुनिक व्यवहारवाद है उनके जनक माने जाते हैं। स्किनर ने दोस्तों क्रिया प्रसूत का नियम दिया था और वुडवर्थ है दोस्तों, इन्होंने प्रश्न वाली जो विधि है उसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो लगभग दोस्तों जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसके जो भी आंसर है उनमें कोशिश करेंगे कि सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल आपको बताया जाए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, ईगो लिबोर्डो का अर्थ क्या है? दोस्तों, ईगो लिबोर्डो का अर्थ क्या है? आत्म प्रेम से है, वस्तु लिबोर्डो से है, ईगो मनोग्रंथि से है या फिर ईगो सिंटोनिक से है? तो दोस्तों फटाफट से आप अपना आंसर है वह देख दीजिए और साथ ही आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आप अभी देख रहे हैं तो। ठीक है, तो ईगो लिबोर्डो का जो अर्थ है दोस्तों इनमें से क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों आत्म प्रेम। ठीक है दोस्तों, आत्म प्रेम यानी स्व प्रेम की जो भावनाएं होती है उसको ईगो लिबोर्डो कहा जाता है। और दोस्तों ये जो आत्म प्रेम की भावना है वो कौन सी अवस्था में पाई जाती है? तो दोस्तों ये आपकी शेषावस्था में पाई जाती है। ठीक है, शेषावस्था में। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो ईगोसेंट्रिज्म जिसको बोलते हैं आत्म प्रेम की भावना, वो इस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला प्रश्न है, EH इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई है? तो दोस्तों आपने पढ़ रखा है कि आपके इरिक्सन थे, कोलबर्ग थे। ठीक है, तो इरिक्सन ने दोस्तों आपका जो सिद्धांत दिया था मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, उसमें इन्होंने कितनी मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं बताई थी? 8, 6, 7 या 9? दोस्तों आपने आंसर दे दिया होगा। तो आपको बता दें कि इरिक्सन ने 8 अवस्थाओं के बारे में बताया था। बात करें कोलबर्ग के बारे में तो कोलबर्ग ने दोस्तों 6 अवस्थाओं के बारे में बताया था। तो ये सब आपको ध्यान में होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों 9 लिखा हुआ है, 7 भी लिखा हुआ है, तो इनके बारे में थोड़ा सा बता दें। आपने पढ़ा होगा दोस्तों बुद्धि का चैप्टर, जो बुद्धि के बारे में बहुबुद्धि का जो सिद्धांत दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने, तो उन्होंने सबसे पहले दोस्तों 7 सिद्धांत दिए थे। उसके बाद 7+1+1 यानी कि 9 सिद्धांत दिए थे। ठीक है, और अगर विस्तार से बात करें कि उन्होंने जो बुद्धि के सिद्धांत दिए थे दोस्तों, उनको किस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हार्वर्ड गार्डन की जो बुद्धि के सिद्धांत थे उनको आप या तो उनके नाम से याद कर सकते हैं या दोस्तों एक शॉर्ट ट्रिक हम आपको बता दें, आप LML आपको याद रखना है। फिर आपको क्या करना है, LML के बाद SBI, फिर IN और E। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये अगर पूरी टेबल याद करते हैं तो पूरे जितने भी 9 तरीके का उन्होंने बताए थे वो सारे आपको यहाँ पे याद हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में दोस्तों लास्ट में डिस्कस करूँगा। अभी अपन पूरी टेस्ट सीरीज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। जो आपकी शिक्षण विधियाँ होती है और जो आपकी शिक्षण नीतियाँ होती है उनमें क्या अंतर होता है? प्रारूप का अंतर होता है, सिद्धांत का, उद्देश्यों का या पाठ्य वस्तु का? ठीक है, जो ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है दोस्तों वह होगा आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वह उद्देश्य होगा। ठीक है, यानी कि शिक्षण विधियाँ और जो शिक्षण नीतियाँ होती है उनमें दोस्तों उद्देश्यों का जो अंतर है वह अलग अलग पाया जाता है। यानी कि शिक्षण विधि आप किस उद्देश्य से कर रहे हैं, आप प्राथमिक स्तर के बालकों को पढ़ा रहे हैं, उच्च स्तर के बालकों को पढ़ा रहे हैं, आप कविता पढ़ा रहे हैं या फिर आप हिंदी के पढ़ा रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं, तो ये शिक्षण विधियाँ दोस्तों आपके उद्देश्य पर डिपेंड करेगी कि आप किस तरह का उद्देश्य है वो यहाँ पे पूर्ण करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से उद्देश्यों का निर्धारण करने में ये अलग होती है।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों आपने सिगमंड फ्राइड की जो तीन अवस्थाएं बताई थी उन्होंने, आपका इड, ठीक है, इड, ईगो और आपका बताया था सुपर ईगो, ठीक है। तो इनके बारे में आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा, ठीक है। इड यानी कि जो इदम की अवस्था है, इसमें दोस्तों जो व्यक्ति है वह क्या करता है, परम सुख के लिए यानी आनंद की अनुभूति के लिए कार्य करता है। ईगो दोस्तों जो आपकी वास्तविक रियल घटनाएं होती है, जो आपकी चेतन मन से संबंधित होती है, उनके बारे में यहाँ पे उसका जो डिसीजन लेने का कार्य होता है, वास्तविकता के से संबंधित जो नैतिकता से संबंधित होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। और सुपर ईगो दोस्तों जो बिल्कुल ऊंची अवस्थाएं होती है, जो अपनी अंतर आत्मा के आधार पे जो फैसले लिए जाते हैं, वो सुपर ईगो में आते हैं। तो यहाँ पे सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है, ये आपसे पूछा है। तो इसकी जो अवस्थाएं थी, गुदा अवस्था, अव्यक्त अवस्था, जनेंद्रिय अवस्था या यौवन अवस्था। तो दोस्तों गुदा अवस्था छोटी अवस्था है, अव्यक्त अवस्था तो आपकी तीसरी अवस्था है, फिर जनेंद्रिय अवस्था हो गई, ठीक है, और फिर एक यौवन अवस्था हो गई। तो इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है दोस्तों आपका अव्यक्त अवस्था, यानी सुपर ईगो का जो विकास है वह आपकी अव्यक्त अवस्था में होना शुरू हो जाता है। गुदा अवस्था दोस्तों जो आपकी शेषावस्था में होती है, जिसमें लैंगिक ऊर्जा और गुदीय ऊर्जा के बारे में अलग अलग बताया गया था। जननेंद्रिय ऊर्जा होती है दोस्तों जब आप युवावस्था में होते हैं, उस समय आपकी जननेंद्रियाँ हैं वो अलग अलग तरीके से कार्य करती है। यौवन अवस्था भी उस तरह से आ गया। तो एक से अगला प्रश्न की बात करते हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो दोस्तों आपको पता होगा कि चेतन मन और अचेतन मन पे सबसे ज़्यादा जो कार्य किया था वो किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? जेबी वाटसन, वुडवर्थ, टोलमैन या फ्रायड ने? तो दोस्तों चेतन मन और अचेतन मन पे सबसे ज़्यादा कार्य करने वाले फ्रायड थे, सिगमंड फ्रायड, ठीक है। तो आपको याद रखना है सिगमंड फ्रायड ने ही ये बात कही थी। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है? दोस्तों फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या होगा? प्रतिगमन, आंशिक दमन, पूर्ण दमन या कोई नहीं? यानी कि दोस्तों असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण, कोई भी व्यक्ति असामान्य कारण कार्य करता है, जो कि ऐसा आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति अलग अलग जैसे कार्य कर रहे हैं, तो कुछ व्यक्ति असामान्य तरीके से कार्य करता है, बिल्कुल अपन उसको बोलते हैं कि पागलों की तरह क्या कर रहा है। तो ये किस बात की ओर पुष्टि करता है? तो दोस्तों ये करता है आंशिक दमन का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, आंशिक दमन, ठीक है। यानी कोई भी कार्य करते हुए किसी भी चीज़ को वह अपने आप में दबा लेता है, तो वह आंशिक दमन का व्यवहार का कार्य वहाँ पे देखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान ने किस संप्रदाय ने दी है? बाल केंद्रित शिक्षा की जो अवधारणा है दोस्तों वह किस मनोविज्ञान के द्वारा दी गई ही? गेस्टवाल्डवादियों के द्वारा, संरचनावाद के द्वारा, मनोविश्लेषण या व्यवहारवाद के द्वारा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा मनोविश्लेषणवाद। यानी दोस्तों मनोविश्लेषणवाद का जो सिद्धांत है वह किसके द्वारा दिया गया था? मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया था, ठीक है। व्यवहारवाद का सिद्धांत आपको किसके द्वारा दिया था? वाटसन के द्वारा। गेस्टाल्टवाद में दोस्तों वर्दीमर, कोलर, कोल्पा के द्वारा। और संरचनावाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया था, ये आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे दोस्तों, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? स्किनर, वुडवर्थ, मैकडूगल और वाटसन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर दोस्तों मैकडूगल। दोस्तों मैकडूगल ने कहा था कि मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात आए कि आपका जो मनोविज्ञान है वो आपके शुद्ध व्यवहार का विज्ञान है, इसी तरह का ओनली शुद्ध व्यवहार का, तो वहाँ पे वाटसन आएगा, ठीक है। लेकिन आचरण की बात की गई है, तो आचरण जैसे कि दोस्तों आपने मैकडूगल के बारे में पढ़ रखा होगा, तो मैकडूगल ने क्या किया था कि जो आपकी मूल प्रवृत्तियाँ हैं, ठीक है, मूल प्रवृत्तियाँ जो 14 उन्होंने बताई है, उसके हिसाब से उन्होंने आपके जो व्यक्तित्व का डिसाइड किया था, ठीक है। तो इस हिसाब से जो आपका आचरण है वो आपकी मूल प्रवृत्तियों के हिसाब से क्या होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा, इसीलिए उन्होंने इसको जो मनोविज्ञान है उसको बताया था कि उसका आचरण और व्यवहार के आधार पर उसका यथार्थ विज्ञान ही मनोविज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 था, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो शिक्षा निश्चित स्थान पर होता है, प्रत्येक समय व स्थान पर हो सकता है,
दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों निश्चित स्थान पर। दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है, यानी कि एक निश्चित स्थान, जैसे कि आपके स्कूल जो होता है, कक्षा कक्ष होती है, वहाँ पे आपको शिक्षा प्रदान की जाती है। लेकिन अगर व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो शिक्षा एक संकुचित अर्थ में एक पर्टिकुलर स्थान पे कक्षा कक्ष में या स्कूली वातावरण में ही आप शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते। आप जो भी कुछ सीखते हैं वह पूरे आपके परिवार से सीखते हैं, वातावरण से सीखते हैं, स्कूल में भी सीखते हैं। तो सीखने का जो माध्यम होता है दोस्तों वह एक निश्चित नहीं हो सकता, लेकिन अकॉर्डिंग इस पर्सन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसका सही आंसर होता है निश्चित स्थान पर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान व्यवहार का अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का अनुभव का विज्ञान है, ये किसने कहा था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, स्किनर, वुडवर्थ, मैकडूगल और वाटसन। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्किनर। दोस्तों मनोविज्ञान व्यवहार का अनुभव यानी कि प्राचीन जो पहले अपन ने कोई कार्य किया है उसके अनुभव के आधार पर जो अपन कार्य करते हैं और फिर हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, उसके आधार पे मनोविज्ञान जो व्यवहार का विज्ञान बताया गया है वह स्किनर ने बताया है। और स्किनर के बारे में आपने पढ़ रखा होगा कि स्किनर ने क्रिया प्रसूत का जो नियम था वह दिया था, ठीक है। और इन्होंने दोस्तों चूहे और कबूतर पे इसके प्रयोग किए थे, ठीक है। और इनका जो नियम था वो अभिकर्मित जो अनुदेशन है, ठीक है, अभिकर्मित जो अनुदेशन है, ठीक है, वो यहाँ पे पूरा फॉलो होता है, वो इन्हीं के रूल के अकॉर्डिंग फॉलो होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? यानी कि बालकों की जो शारीरिक रुचि हो गई, मानसिक रुचि हो गई, योग्यताएं हो गई, विभिन्नताओं का जो प्रकार है वह किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? बहुकक्षीय, मनोविज्ञान, सामूहिक शिक्षण, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर की अगर बात करेंगे तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि बहुकक्षीय। यानी बहुकक्षीय बहुत से जो विधियाँ होंगी, बहुत से जो फैक्ट होंगे उनको शामिल किया जाएगा। मनोविज्ञान का जो शिक्षण विधियाँ हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। सामूहिक शिक्षण जो एक समूह में उनको पढ़ाया जाता है वो भी, शारीरिक वर्दी जैसे खेल वगैरह आप उसमें करवाते हैं बच्चों को, तो वो एक समूह के तौर पे करवाया जाता है, तो उसमें भी उनकी वर्दी वगैरह देखी जाती है। तो इसमें उपयुक्त सभी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? यानी कि वर्तमान में जो आप शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं वो किस अवस्था के ओर संकेत करता है? शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? वर्तमान में जो शिक्षा मनोविज्ञान है दोस्तों, वर्तमान में जो आपकी शिक्षा चल रही है मनोविज्ञान के अंतर्गत, शिक्षा में मनोविज्ञान वो किसके अकॉर्डिंग चल रही है? तो दोस्तों वो आपकी थॉर्नडाइक के अनुसार चल रही है, ठीक है, थॉर्नडाइक, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों शेषावस्था, ठीक है। यानी कि वर्तमान में जो शिक्षा मनोविज्ञान की अवस्था है वो शेषावस्था मानी गई है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से लंबवत विधि का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? यानी लंबवत विधि का जो अध्ययन है वह किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है आपके कार्ल गोरिसन, जॉन डीवी, जॉन लॉक या कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपने दे दिया होगा, तो इसका सही आंसर दोस्तों कॉल सी गोरिसन ने, यानी कि लंबवत विधि का जो अध्ययन किया गया था वह कॉल सी गोरिसन के द्वारा किया गया था, तो ये आपका सही आंसर होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? रायबर्न के द्वारा, जॉन डीवी, विल के द्वारा या गेरिट के द्वारा? दोस्तों आधुनिक काल में जो परिवर्तन हुआ है जिसमें कि मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है, ये कथन कहा गया था दोस्तों रायबर्न के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हैं और अच्छे से इसको याद करें कि मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है? जॉन डीवी ने, डगलस ने, पेस्टोलॉजी ने या फिर स्किनर ने? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है, उसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, पेस्टोलॉजी, ठीक है। यानी कि मनोविज्ञान में मन का जो विज्ञान कहा गया है वो पेस्टोलॉजी ने कहा था, ठीक है। तो मन का विज्ञान पेस्टोलॉजी इसका सही आंसर होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्ले पुस्तक के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, प्ले वे
पुस्तक के रचयिता कौन है? फ्राइड, वाटसन, मन या हेनरी कोल्डवेल कुक? दोस्तों आपने पढ़ा होगा जो कोल्डवेल कुक है वह खेल के जनक माने जाते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पे फ्रोवेल का नाम नहीं आता है तो वहाँ पे खेल के जनक कौन होते हैं? कोल्डवेल कुक होते हैं, ठीक है। तो फ्रोवेल को भी जाना जाता है, जो कि लास्ट आपका एग्जाम हुआ था 2018 में रीट का, उसमें प्रश्न पूछा गया था किंडरगार्टन से संबंधित, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है हेनरी कोल्डवेल कुक, ठीक है। यानी प्ले यानी खेल, ठीक है। खेल विधि के जो जनक थे वो इन्हीं को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है? केंद्र बिंदु किसको माना जाता है? शिक्षक को, विद्यालय को, बालक को या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों ऐसा प्रश्न होता है वो काफ़ी ईजी भी होता है और थोड़ा सा माइंड को डिस्टर्ब भी करने वाला होता है कि शिक्षक भी शिक्षा में पढ़ाने का कार्य करता है, विद्यालय भी अहम भूमिका निभाता है और बालक होता ही होता है, तो उपयुक्त सभी भी यहाँ पे आंसर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, बालक। आपको ध्यान में रखना है जब भी शिक्षा का केंद्र बिंदु, आपने दोस्तों NCF 2005 पढ़ा होगा, ठीक है। तो NCF 2005 में बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है, किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है और दूसरा भाग निरीक्षण किया जाता है, ठीक है। तो कौन सी विधि होती है इसमें? जो एक भाग तो आपका निरीक्षण करता है और दूसरा भाग निरीक्षण किया जाता है। अंतर्दर्शन, जीव इतिहास, प्रयोगात्मक, चरित्र लेखन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा अंतर्दर्शन, ठीक है। अंतर्दर्शन में दोस्तों आपके मस्तिष्क के दो भाग बन जाते हैं, ठीक है। अगर मस्तिष्क के दो भागों की बात करूँ मैं, एक हो गया आपका यहाँ पे बायां भाग, ठीक है, एक हो गया आपका दायां भाग। इसके अलावा दोस्तों आपको एक बता दूं कि बायां जो भाग होता है आपका मस्तिष्क का, वो आपको क्या करता है? सकारात्मक, यानी कि धनात्मक आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि दायां भाग क्या करेगा आपका? धनात्मक, सॉरी बायां भाग धनात्मक आपको जो प्रक्रिया है वह देगा, और जो दायां भाग होगा आपका वो क्या देगा? आपका ऋणात्मक, नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। अगर आपको टेस्ट सीरीज अच्छी लगी तो दोस्तों कमेंट करें, और जब भी टाइम मिलेगा दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपके साथ लेके आएँ। तो आप वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले टाइम में हम रेगुलर रहेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? तो दोस्तों जो भी आपके वैज्ञानिक है मनोविज्ञान में, उनके देश के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जापान के थे, अमेरिका के थे, इंग्लैंड के थे या फिर इटली के थे? दोस्तों इसका सही आंसर है अमेरिका। स्किनर दोस्तों कहाँ के थे? अमेरिका के थे। जॉन डीवी कहाँ थे? अमेरिका के थे, ठीक है। गेस्टारवाल कहाँ थे? जर्मनी के थे। तो इस तरह से दोस्तों वांडूरा कहाँ के थे? कनाडा के थे। तो इस तरह से आपको जो भी वैज्ञानिक कौन कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे ये सब आपको याद रखना होगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।